गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 12वां अध्याय, जिसका नाम है चोंच और पंजे। प्यारे बच्चों, इस पाठ के पिछले 4 भागों का अध्ययन हम पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं, जहाँ हमने ये समझ बना ली थी कि जो वो अलग अलग प्रकार के पक्षी हैं उनकी चोंच और पंजे अलग अलग प्रकार के होते हैं और इनकी ये जो बनावट है वो कुछ इस प्रकार की होती है कि इनके आधार पर पक्षी अपना जीवन बड़ी आसानी से गुजार पाते हैं। कुछ चोंच ऐसी होती हैं जिनके द्वारा पेड़ों में कोटर बना पाना आसान होता है। कुछ चोंच ऐसी होती हैं जिसके द्वारा मिट्टी में छुपे हुए जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं उनको अपना आहार बनाना बड़ा आसान होता है। इसी प्रकार कुछ पंजे इस प्रकार के होंगे जिनके द्वारा चीरफाड़ का कार्य किया जा सकता है। कुछ पंजों की पकड़ मजबूत होगी, कुछ पंजे सीधे और सपाट होते हैं जिनके कारण जो नम भूमि है उस पर भी पक्षी बड़ी आसानी से चल पा रहे हैं। तो बच्चों, हमने अध्याय से काफ़ी सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया और ये समझ बना ली कि जो ये चोंच और पंजे हैं इनकी अलग अलग विशेषताएं हैं और ये पक्षी को अलग अलग प्रकार से सहायता प्रदान करते हैं। तो क्यों ना बच्चों प्राप्त ज्ञान का उपयोग किया जाए और इस पाठ पर आधारित जो हमारे अभ्यास प्रश्न हैं उनका भी अभ्यास कर लिया जाए। तो चलो शुरू करते हैं हमारे अभ्यास प्रश्न। और अभ्यास प्रश्नों में हमारा पहला प्रश्न है, देखिए, अपने खूबसूरत तुम्बी नुमा घोंसले बनाने की कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा कौन सा पक्षी है जो तुम्बी नुमा घोंसले बनाता है, बड़े ही खूबसूरत घोंसले बनाता है? यह कारीगरी किस पक्षी में देखी थी हमने? क्या वो तोता था, मैना था, बया थी या फिर हुदहुद पक्षी था? तो प्यारे बच्चों, हमने पाठ में जाना था कि जो बया पक्षी है वो तुम्बी नुमा घोंसलों का निर्माण करती है, इसलिए हमने यहाँ पर बया का ऑप्शन का सेलेक्ट कर लिया, यानी विकल्प से हमारा सही उत्तर होगा। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न है, देखिए, राजस्थान के थार के मरुस्थल में किसकी संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है? ऐसा कौन सा पक्षी है जो राजस्थान के थार मरुस्थल में पाया जाता है, साथ ही साथ इसकी जो संख्या है वो दुनिया में सबसे ज्यादा यहीं पर ही पाई जाती है? तो प्यारे बच्चों, क्या ये बया थी या गोडावन या फिर हुदहुद या फिर बतख? किसकी संख्या ज्यादा थी इनमें से? तो हमने जाना था जो शर्मिला पक्षी है, सोन चिड़िया के नाम से प्रसिद्ध है, गोडावन, वो थार के मरुस्थल में पाया जाता है और दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या इसकी यहीं पर ही होती है। तो हमने यहाँ विकल्प ब का चयन किया और हमारे उत्तर को पूरा कर लिया। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न है, पेड़ के तने में बिल खोदकर घोंसला बनाता है कौन सा पक्षी ऐसा है जो पेड़ के तने में ही बिल बना देता है, कोटर बना करके घोंसले का निर्माण करता है? क्या वो बाज है, चील है, कठफोड़वा है या फिर शक्कर खोरा है? तो बच्चों, हमने ये जाना था कि कठफोड़वा अपनी लंबी, नुकीली तथा पैनी चोंच की मदद से जो पेड़ के तने हैं उनमें बिल बना करके, कोटर बना करके घोंसले का निर्माण कर लेता है। इस वजह से हमने यहाँ विकल्प स का चयन किया और हमारे प्रश्न के उत्तर को पूरा कर लिया। तो चलो अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। और हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, बादामी रंग का वह पक्षी जिसकी पूंछ और पंखों पर काली धारियां और सिर पर कलंगी होती है, वह कौन सा पक्षी है बताओ? ऐसा पक्षी जिसका रंग कैसा है? बादामी, सिर और पंखों पर काली धारियां होंगी, यानी उसके पूंछ पर भी काली धारियां हैं, सिर पर जो कलंगी है उसमें भी काली धारियां होंगी और उसका जो पंख है, पूंछ है और सिर है, यानी हम देख पा रहे हैं उसके शरीर पर हमें काली धारियां नजर आ रही हैं। साथ ही साथ आप ये भी बताइए कि वो पक्षी कौन सा है जो उड़ते समय, जब उड़ता है तो कलंगी खुल जाती है और जब वो जमीन पर उतरता है, यानी अपनी उड़ान को बंद करता है, उड़ान रोक करके जमीन पर आता है तो उसकी कलंगी बंद हो जाती है। ऐसा पक्षी कौन सा है? क्या वो तोता है, मोर है, गोडावन है या फिर हुदहुद है? बच्चों, हम जानते हैं कि वो पक्षी कौन सा है। सोचो सोचो, देखो उसका आंसर बताओ। हमें पता चला था कि वह पक्षी तो हुदहुद है, यानी विकल्प द का चयन हमने यहाँ पर कर लिया है और हम ये जान चुके हैं कि हुदहुद वह पक्षी है जिसमें ये सारी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न है, देखिए, शर्मीले पक्षी और सोन चिड़िया के नाम से जाना जाता है, ऐसा कौन सा पक्षी है जिसके अन्य दो नाम शर्मीले पक्षी और सोन चिड़िया या सोन चिड़िया भी है? तो बच्चों, हमने जान लिया था वह पक्षी तो गोडावन है, यह बिल्कुल शर्मीला होता है, इसी वजह से इसे शर्मीला पक्षी कहा जाता है। तो हमने यहाँ विकल्प स का चयन किया और हमारे उत्तर को पूरा कर लिया है। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी हमें एक सही शब्द का चयन करना है
और इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो प्यारे बच्चों, पहला हमारा रिक्त स्थान है, देखिए हुदहुद पक्षी के सिर पर खाली स्थान होती है। क्या होती है हुदहुद पक्षी के सिर पे? क्या हुदहुद पक्षी के सिर पे चोंच होती है, या हुदहुद पक्षी के सिर पे पंजे होते हैं, या फिर क्या होता है? हमने जाना था इसकी विशेषता में, याद करो, सोचो। बिल्कुल सही पहचान रहे हैं आप। हुदहुद के जो सिर है उस पर हमने देखा था कि इसके सिर पर कलंगी होती है, जिसकी जो एक मुकुट के प्रकार होती है, और उड़ान भरते समय ये खुल जाती है और उतरते समय ये बंद हो जाती है। तो हमने यहाँ जाना कि हुदहुद के सिर पर कलंगी होती है। तो चलो अब देखते हैं अगला रिक्त स्थान, और हमारा अगला रिक्त स्थान है हमारा राज्य पक्षी रिक्त स्थान है। कौन है हमारा राज्य पक्षी? यह तो है प्यारा सा शर्मीला सा पक्षी गोडावन। तो हम यहाँ लिखेंगे गोडावन, और ये हमारा रिक्त स्थान की पूर्ति हो जाती है। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले रिक्त स्थान पे, और हमारा अगला रिक्त स्थान है, देखिए बच्चों, पक्षी अलग अलग खालिस्तान के होते हैं। कैसे होते हैं पक्षी? अलग अलग प्रकार के। तो हम यहाँ लिखेंगे पक्षी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो चलो अब देखते हैं अगला रिक्त स्थान, और अगला रिक्त स्थान है खालिस्तान वजनी पक्षियों में से एक पक्षी है। कौन सा पक्षी है जो वजनी पक्षियों में आता है, और एक माना जाता है कि ये तो काफ़ी वजनी पक्षी होता है? और अध्याय में हमने जाना था बच्चों कि गोडावन ऐसा पक्षी है जो वजनी होता है, यानी इसका काफ़ी सारा वजन होता है। तो चलो अब देखते हैं अगला और अंतिम रिक्त स्थान, और हमारे पाठ का अगला और अंतिम रिक्त स्थान है खाली जगह मोटी पत्तों वाली घास को चीर चीर कर पतले धागे नुमा तंतु निकालती है। ऐसा कौन सा पक्षी है जो मोटी घास को चीर करके पतले पतले तंतुओं का निर्माण करती है, और फिर इन तंतुओं से अपना एक तुम्बी नुमा घोंसला भी बनाती है? याद आया कुछ? बिल्कुल सही पहचाना आपने। वो है प्यारी सी चिड़िया, छोटी सी परंतु कलाकार चिड़िया, जिसके बारे में हमने जाना था, बया। तो देखिए बच्चों, बया मोटी मोटी पत्तों वाली घास को चीर चीर करके पतले धागे नुमा तंतु निकालती है, और फिर इनकी सहायता से अपना घोंसला बनाती है। तो बच्चों, आपने यहाँ देखा, हमने इतने सारे जो रिक्त स्थान हैं उनमें उचित शब्द का चयन किया और इनकी पूर्ति कर दी है। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है, चित्र में तुम्हें कौन कौन से पक्षी दिखाई दे रहे हैं? प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें एक चित्र दिखाया गया है, इसे हम ध्यान से देखते हैं और जो हमारा प्रश्न है उसका उत्तर देने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर इस चित्र को हमें देखना है और ये बताना है कि इस चित्र में हमें कौन कौन से पक्षी दिखाई दे रहे हैं। जैसे जब हमने इसको देखा तो हमें पता चला यहाँ पर बैठा हुआ है एक कठफोड़वा, उसी के अलावा एक बया, और उसका घोंसले को हम देख पा रहे हैं, शांत सा, शर्मीला सा, चुप रहने वाला कबूतर हम यहाँ देख पा रहे हैं। इसके अलावा बच्चों यहाँ पर तोते को, कौवे को और मोर को भी हम देख पा रहे हैं। और बच्चों ये है एक सारस या बगुला। बच्चों इतने सारे पक्षियों को हमने इस चित्र में देखा है। अब इनके नाम हमने यहाँ नीचे लिखे हैं, जैसे कठफोड़वा, बया, कबूतर, मोर, तोता, कौवा और बगुला, यानी ये वो सारे पक्षी हैं जिन्हें हम इस पेड़ पर देख पा रहे हैं। बच्चों यहाँ और पेड़ के साथ साथ हमें और क्या दिखाई दे रहा है? नीचे बैठी हुई गाय और बकरी भी। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, चित्र में गाय बकरी भी दिखाई दे रहे हैं, तुमने उन्हें पक्षी क्यों नहीं माना? अरे हमने उन्हें पक्षी क्यों नहीं माना? वो भी तो दिख रहे हैं ना चित्र में। प्यारे बच्चों, हमने ये समझ बनाई थी कि पक्षी वे होते हैं जिनके पास पंख होते हैं और जो उड़ान भर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर गाय बकरी को इसलिए पक्षी नहीं माना क्योंकि उनके पंख नहीं हैं और वे उड़ नहीं सकते हैं। इसी वजह से तो हमने जो पेड़ पर बैठे हुए इतने सारे पक्षी हैं उनके नाम लिखे, और परंतु गाय और पक्षी को उस सूची में शामिल नहीं किया है। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पक्षी तुम्हें सबसे सुंदर लग रहा है और क्यों? प्यारे बच्चों, मुझे तो इनमें से सबसे सुंदर पक्षी मोर लग रहा है। वो क्यों लग रहा है? क्योंकि पहला तो ये कि उसके सिर पर कलंगी है जो मुकुट की तरह लगती है, और उसका जो रंग है वो सुनहरा है, और उसके रंग बिरंगे जो पंख हैं वो भी मुझे बड़े आकर्षक लग रहे हैं। तो ये सब वो कारण है जिसके कारण मैं कह सकता हूँ कि मुझे इन पक्षियों में से मोर सबसे सुंदर लग रहा है। अब आपको कौन सा पक्षी सुंदर लग रहा है वो आप बताएंगे, और वो आपको सुंदर क्यों लगा, क्या कारण है, ये भी आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो चलो अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, बया ज़्यादातर खेतों के पास वाले पेड़ों पर ही घोंसले क्यों बनाती है? क्यों बनाती है बया खेतों के पास वाले जो
खेतों के पास वाले पेड़ हैं उन पर ही अपना घोंसला। प्यारे बच्चों, हमने ये जाना था कि बया क्या करती है, उसको चाहिए मोटी और मोटी पत्तों वाली घास, जिससे वो तंतुओं का निर्माण करती है, चीर करके तंतु नुमा धागे नुमा तंतु निकालती है और फिर इनकी सहायता से अपने तो तुम्बी नुमा घोंसले है वो बनाती है। अब ये चीज़ें इसे कहाँ से प्राप्त होंगी? ये चीज़ें प्राप्त होंगी इसे खेती से। इसी वजह से जो खेतों के पास वाले पेड़ हैं वहाँ पर बया के घोंसले को हम देख पाते हैं। साथ ही साथ बच्चों, खेतों के पास में इसे भोजन भी बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। यही सब कारण है कि बया ज़्यादातर खेतों के पास वाले पेड़ों पर ही अपने घोंसले बनाती है। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है, हुदहुद खेतों के लिए लाभदायक क्यों है? ऐसा क्या फायदा होता है हुदहुद पक्षी से किसान को, जिसके कारण इसे किसान का मित्र कह दिया जाता है? तो प्यारे बच्चों, हम ये जानते हैं कि हुदहुद लंबी घुमावदार चोंच की सहायता से जमीन के अंदर मिलने वाले कीड़े मकोड़ों को खाती है। ये क्या करती है? अपनी लंबी और घुमावदार चोंच की सहायता से जो जमीन के अंदर कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं उन्हें खा जाती है। इनसे क्या फायदा होगा बच्चों? इससे क्या होता है, खेतों के जो कीड़े मकोड़े हैं वो खत्म हो जाते हैं, वो फसलों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा पाते। साथ ही साथ ये प्रक्रिया के दौरान, यानी जब ये चोंच की सहायता से जमीन के अंदर से कीड़े मकोड़े निकालता है तो जो मिट्टी की कठोरता है वो भी कम हो जाती है। तो इसी वजह से हुदहुद को खेतों के लिए लाभदायक माना गया है और साथ ही साथ इसे किसान का मित्र भी कहा गया है। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है, गोडावन हमारा राज्य पक्षी क्यों है? बच्चों, राजस्थान के थार के मरुस्थल में गोडावन पक्षी दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं। साथ ही साथ ये शर्मिला पक्षी होता है, परंतु अब धीरे धीरे इसकी जो संख्या है वो लुप्त होने लगी और इसे बचाने के लिए, यानी इस प्रजाति को बचाने के लिए राजस्थान सरकार ने 1981 में इसे राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित कर दिया। इसी वजह से तो है हमारा राज्य पक्षी कौन? गोडावन। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है, आपने कई पक्षियों को पेड़ की टहनियों एवं तारों पर बैठे देखा होगा, ये पक्षी नीचे क्यों नहीं गिरते हैं? क्यों नहीं गिरते पक्षी तारों से नीचे या पेड़ की टहनियों से नीचे? हम देखते हैं ना वो बैठे रहते हैं बड़े आराम से। बच्चों, होता क्या है कि जो पक्षियों के पंजे होते हैं उनकी बनावट कुछ इस प्रकार की होती है कि जो ये अपनी शाखा पर या जो तार है जिस पर ये बैठते हैं उस पर अच्छी से पकड़ बना लेते हैं। साथ ही साथ जब ये इस तारों पर बैठते हैं या टहनियों पर बैठते हैं तो इनका जो शरीर का पूरा वजन है उसके कारण के पंजे बीच में से थोड़े मुड़ जाते हैं, यानी पंजों पर पूरा भार आ जाता है। यही इसी वजह से पक्षी तारों से या टहनियों से नहीं गिर पाते हैं। और साथ ही साथ ये भी देख पाते हैं हम, पक्षी पेड़ों की टहनियों और तारों पर बड़ी आसानी से सो भी जाते हैं, यानी उनके पंजों की पकड़ काफ़ी मजबूत होती है। तो ये सब वो कारण है बच्चों जिनके कारण पक्षी पेड़ की टहनियों और तारों पर बड़ी आराम से बैठ सकते हैं। तो चलो अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है, देखिए, हमारा राज्य पक्षी कौन सा है? और हमारा राज्य पक्षी है गोडावन, जिसकी इमेज हम यहाँ देख पा रहे हैं। इसे सोन चिड़िया या फिर हम जाने कि इसे शर्मीले पक्षी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ हमने किससे मुलाकात की? हमारे राज्य पक्षी से। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? आपने ये तो बताया कि राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन है, परंतु अब ये बताइए कि हमारा देश है भारत और उसका राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो प्यारे बच्चों, हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर, और उसकी इमेज को हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो बारिश के आने पर पीहू पीहू की बोली लगाता है और मनमोहक नृत्य करता है। यही तो है ना वो मोर, जो पंखों को फैला करके नाचता है। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है, देखिए, इन पक्षियों के पंजे और चोंच देखिए और कुछ अनुमान लगाइए, जैसे कहाँ दिखते हैं होंगे, क्या खाते होंगे। बच्चों, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इतने सारे पक्षी जिनके बारे में हमें इनकी विशेषताएं बतानी है इनकी चोंच और पंजों के आधार पे। जैसे सबसे पहले हम मिलते हैं प्यारे से पक्षी, सफ़ेद रंग का पक्षी है बगुले से। तो हमने यहाँ लिखा, देखिए, यह बगुला है, यह तालाबों, झीलों आदि के किनारे दिखता है तथा पानी में छोटी छोटी मछलियों को ये खा लेता है, क्योंकि इसके पंजे काफ़ी लंबे होते हैं और इसकी चोंच भी काफ़ी लंबी होती है। तो हमने यहाँ जाना बगुले के बारे में। तो चलो अब देखते हैं अगला पक्षी कौन सा है। बच्चों, अगला है ब्लू रोबिन।
प्यारी सी सुंदर सी चिड़िया जो पेड़ों पर हमें दिखाई देती है। और साथ ही साथ ये क्या खाती है, देखो ये अनाज व बीजों को खा जाती है। इसके बाद में बच्चों अगला पक्षी है हमारा कठफोड़वा, जो अपनी लंबी मजबूत चोंच के कारण लकड़ी को तोड़ करके कीड़ों मकोड़ों को खा जाता है। साथ ही साथ अपनी चोंच की सहायता से ये पेड़ के तनों में कोटर का निर्माण भी कर लेता है। तो यहाँ पर हमने मुलाकात की है किससे, कठफोड़वा नामक पक्षी से। तो चलो अब देखते हैं अगला पक्षी कौन सा है बच्चों। अगला पक्षी है बाज। और बाज क्या करता है, बाज पेड़ों पर रहता है और वे पशु पक्षी हैं, छोटे पशु पक्षी हैं, उनके मांस को ये भोजन के रूप में ग्रहण करता है। इसी प्रकार बच्चों हम यहाँ देख पा रहे हैं शक्कर खोरा को। बच्चों शक्कर खोरा भी पेड़ों पर रहता है और ये अपनी लंबी चोंच की मदद से जो फूल हैं उनके रस को चूस करके अपने भोजन की आपूर्ति करता है। इसके बाद में बच्चों हम जिस पक्षी से मिलने वाले हैं वो है प्यारी सी चिड़िया बया। और बया की यह विशेषता होती है कि ये खेती और जमीन के आसपास रहती है, तुम्बी नुमा घोंसले बनाती है और साथ ही साथ ये फसल को भी चट कर जाती है। यहाँ पर हमने जानकारी प्राप्त की है चिड़िया बया के बारे में। इसी प्रकार बच्चों हम मिलने वाले हैं सैंड पाइपर से। सैंड पाइपर क्या करता है, पानी के किनारे यानी दलदली भूमि पर रहता है और ये अपनी लंबी चोंच की सहायता से कीचड़ में से कीड़े मकोड़े निकाल करके खा लेता है, यही होता है इसका भोजन। तो हमने यहाँ जानकारी प्राप्त कर ली सैंड पाइपर के बारे में। और बच्चों अंतिम पक्षी जिससे हम मिलने वाले हैं वो है उल्लू। और बच्चों उल्लू कहाँ रहता है, उल्लू लकड़ी के कोटरों में या खोखलों में रहता है, पेड़ों के तनों में रहता है और साथ ही साथ ये चूहे व छोटे कीड़े मकोड़ों को खा करके अपना भोजन पूरा करता है। यानी अपने पेट की भूख को कैसे मिटाता है, ये चूहे खाता है और कीड़े मकोड़े खा लेता है। तो देखो बच्चों हमने यहाँ पर अलग अलग पक्षियों से हमने मुलाकात की और ये जाना कि उनकी जो चोंच है, पंजे हैं, वो उन्हें एक विशेष वातावरण में रहने के योग्य बनाते हैं। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न है, आपने अपने आसपास के पक्षियों को देखा होगा, उनको अवलोकन कीजिए, उनको अच्छी तरह देखिए और कुछ जानकारियाँ उनके बारे में लिखिए। जैसे जैसे पक्षी का क्या नाम है, पक्षी का रंग कैसा है, पक्षी के पंजे कैसे हैं, वह क्या खाता है, ये सब चीज़ें आपको बतानी है। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे मैंने देखा हमारे पास में तोता हरे रंग का होता है, उसके आगे फैली हुई 3 उंगलियां और पीछे 1 उंगली होती है, इस प्रकार के होते हैं उसके पंजे। साथ ही साथ वह हरी मिर्च खाता है, अनार के बीज खाता है और कई तरह के फल फ्रूट वो खा लेता है। चने की दाल उसको काफ़ी पसंद आती है। इस प्रकार से बच्चों मैंने इस पक्षी को देखा और इसके बारे में ये जानकारियाँ यहाँ प्राप्त की। इसी प्रकार आप भी अपने आसपास के पक्षियों का अवलोकन करेंगे और ऐसी जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। तो देखा प्यारे बच्चों, आपने चोंच और पंजे नामक अध्याय का हमने गहनता से अध्ययन किया और इस पर आधारित इतने सारे प्रश्नों को बड़ी आसानी से हल कर लिया। तो प्यारे बच्चों आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।